वीडियो में हमने पढ़ा था मोशन के बारे में। हमने जान लिया था कि मोशन क्या होता है। मोशन मैंने क्या बताया था, मोशन क्या होता है, when a body changes its position with respect to time and relative to surrounding, then the body will be said to be in motion। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था। उसका हमने टाइप्स ऑफ मोशन ही पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ मोशन हमने कौन कौन से पढ़े थे? पहला पढ़ा था रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आज हम उससे आगे बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और आज हम लोग इन्हीं टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आज का पहला टॉपिक, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग शायद ये नाम पहली बार सुन रहे हो कि स्केलर और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन के हिसाब से पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो हम लोग एक तरफ लिख देते हैं स्केलर क्वांटिटी, और इसको लिख देते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए दोस्त, ये लेकिन स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा क्वांटिटी क्या क्या होता है। जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमें मेजरमेंट में मदद करते हैं, द क्वांटिटीज विच हेल्प अस इन मेजरमेंट ऑफ सर्टेन थिंग्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए क्वांटिटीज की जरूरत होती है, जिसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब ये क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब पूछोगे कि ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। पहले मैं स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल देता हूं, जैसे डिस्टेंस हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, ये सब है स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है, तो देखिए स्केलर क्वांटिटी का हमारा डेफिनेशन क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज which has only magnitude। वो क्वांटिटीज जिसके बस मैग्नीट्यूड होते हैं उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी क्या कहेंगे? द क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन यू स्पेसिफाइड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी को हमें डिफाइन करने के लिए बस मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी हमें देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर हो, टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी होगी? वो स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों स्केलर क्वांटिटी होगी? क्योंकि हमें उससे बस एक मैग्नीट्यूड, ये 37 डिग्री सेल्सियस है या फिर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इन्हें बस हमें दिखाने के लिए बस ये मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसलिए हम उसे बस स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या हो सकता है? डिस्टेंस हो सकता है। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस देखिए, ये 2 मीटर चला, ये 3 मीटर चला, तो ये बस हमें बस उसकी मैग्नीट्यूड जो 3 मीटर है 2 मीटर है, बस मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और इसमें एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं मास, किसी भी चीज का मास 2 kg है, 5 kg है, 10 kg है, तो हमें बस मैग्नीट्यूड 5 kg, 2 kg और 3 kg का बस जरूरत होता है। तो हमें स्केलर क्वांटिटी में बस मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसका बस मैग्नीट्यूड होता है, तो उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। वेक्टर क्वांटिटी में किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी को तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी के बारे में हम आगे अभी जानेंगे। वेलोसिटी क्या होता है कि हमें उसका स्पीड, वो किस स्पीड से चल रहा है। जैसे हम जा रहे हैं, कोई बॉडी जा रहा है, यहाँ से
एक वो पोजीशन से स्टार्ट किया, यहाँ से ये जा रहा है, फिर इधर आया, ये पहुंच गया, फिर इधर मुड़ गया, ये बी तक गया। तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस तो बस हमारा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, उसकी कोई भी हमारा डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, आगे बताऊंगा मैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। और साथ में ही आप लोगों को नोट्स, आप लोगों का नोट्स जो है, सारे नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स जो है और प्रिंटेड नोट्स भी हमारे वेबसाइट edujiva.com पे आप लॉग इन कर सकते, सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, और ये हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। जैसे वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी हमें डिस्प्लेसमेंट जानना पड़ेगा, वेलोसिटी पहले तो बस स्पीड में क्या जानना पड़ता था हमें, बस कि वो उसका मैग्नीट्यूड कितना 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, चलिए वो चल रहा है, तो वो हो गया बस स्पीड, वो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब हमें वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, उसको डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा कि ये नॉर्थ चल रहा है या साउथ चल रहा है, ईस्ट चल रहा है या वेस्ट चल रहा है, या फिर जो किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमें वो बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो उसे हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी क्या बताया मैंने, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाई डिफाइंड व्हेन देयर इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों होगा तभी हम लोग कहेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी जो होता है, स्केलर क्वांटिटी के एडिशन के लिए हमें सिंपल एल्जेब्रिक रूल से हमारा उसका एडिशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा मास है, एक 3 केजी का पोटैटो है, और एक 5 किलो पोटैटो है, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो बस मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं कि 8 किलो 8 केजी इज द वेट ऑफ मास ऑफ पोटैटो। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या है कि हमें बस ये सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स से हम लोग एडिशन नहीं कर सकते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, उसने बोला मान के चलिए ए से बी गया, बी से सी गया, 2 मीटर गया, और इधर बी से सी 3 मीटर गया। तो डिस्टेंस में तो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस में हम लोग कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस 2 मीटर प्लस 3 मीटर, आई इसका मतलब 5 मीटर। बट वेक्टर क्वांटिटी में, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में सिंपल एडिशन हमारा काम नहीं करता है। वेक्टर क्वांटिटी में सिंपल एडिशन काम नहीं करता है। इसके लिए स्पेशल मेथड्स ऑफ एडिशन होते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ वेक्टर। इसके बारे में ज्यादा जानने की अभी हमें जरूरत नहीं, आगे हम लोग 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। बस अभी इतना जानना है कि इसका जो एडिशन है, they can't be done through simple algebraic method. They need special methods known as vector method or law of vector method, law of addition of vector. तो दोनों आपको पता चल गया। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिंपल एल्जेब्रिक से कर सकते हैं एडिशन, लेकिन वेक्टर को हमें स्पेशल वेक्टर मेथड की जरूरत होगी। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस, और क्या हो सकता है, स्पीड हो सकता है। इसके लिए हमें बस बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना, मैग्नीट्यूड है 5 मीटर है, 10 मीटर है, 50 मीटर है, या वट एवर जो भी है। स्पीड भी हमें बस मैग्नीट्यूड उसका बताना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो, वट एवर, उसके हमें बस मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, हमारा एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हमें बस उसमें उसका मैग्नीट्यूड बताना होता है। मैग्नीट्यूड कैसे, ये 40 डिग्री सेल्सियस है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसके बस हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं।
और हमारा डेंसिटी हो गया, मास हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारी चीजें स्केलर क्वांटिटीज में आएगी। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल देख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? पहला, सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। हम इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर वेलोसिटी, आप स्पीड तो जानते होगे, शायद आप वेलोसिटी नहीं जानते होगे, तो हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको इन सबको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब हम जब वेलोसिटी बोलेंगे तो वेलोसिटी में हमें बताना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड क्या है। मान के चलिए कि 3 मीटर पर सेकंड के उसका मैग्नीट्यूड है, 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वो जा रहा है, साथ में हमें उसका डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा कि वो नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, साउथ वेस्ट जा रहा है, या वॉट एवर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें बताना, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो what is vector quantity? We need magnitude as well as direction, then the quantity will be said to be vector quantity. इसका एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, एक एक्सेलरेशन भी हो सकता है। आप सबके बारे में आगे पढ़ोगे, अभी मैं ही पढ़ाऊंगा। एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, एक टॉर्क होता है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में हमारा डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी एक्सेट्रा। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने जान लिया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी से आगे बढ़ते हैं और वेक्टर क्वांटिटी से आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिस्टेंस की तरफ। हमें जानना पड़ेगा कि डिस्टेंस क्या होता है। आपने स्केलर और वेक्टर जान गया। स्केलर में बस हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है उसको डिफाइन करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस शायद आप लोग को पता भी होगा क्या कहते हैं। डिस्टेंस, कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो हमें ये तो पता करने का जरूरत पड़ेगा। वी नीड टू डिफाइन कि कितना, हाउ मच इट हैज ट्रेवल। एक कुछ तो हमें क्वांटिटी डिफाइन करना होगा कि कितना चला है। तो उससे डिफाइन करने के लिए हम लोग डिस्टेंस एक क्वांटिटी का यूज करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ। इट इज द लेंथ ऑफ पाथ from initial position to final position is called distance. तो हमारा कोई भी length of path, total length of path, from initial position to final position। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया? इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे मान के चलिए कोई भी हमारा एक आप हो, आप इस पॉइंट ओ पॉइंट से कोई भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जिस पॉइंट से वो अपना मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग रेफरेंस में ले रहे हैं कि वो हमारा ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। पहले वो कुछ इधर गया, ईस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर गया, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर गया, फिर इस डायरेक्शन में 4 मीटर गया या कुछ भी गया, 5 मीटर गया। तो हमारा ओ हो गया, ये मान के चलिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ओ हमारा क्या है? इनिशियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि हमने यहां से अपना मोशन स्टार्ट किया था। अब हमारा पॉइंट सी पे आ गया। सी क्या है हमारा? फाइनल पोजीशन। ये हमारा फाइनल पोजीशन। अब देखिए, अब हमें बोलेगा कि हमने कितना, आपको बोलेगा कि आपने कितना डिस्टेंस मूव किया है। अब ये निकालने के लिए, हमें पता करने के लिए कितना डिस्टेंस मूव किया है, हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग देख लेंगे कि हमारा पाथ इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक में हमने कितना पाथ कवर किया है। देखिए हमने कितना पाथ कवर किया। हमने ओ से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया, पहले ओ से ए तक गए, यानी हम 2 मीटर गए, फिर ए टू बी गए,
3 मीटर गए, फिर बी टू सी गए 5 मीटर गए, तो हमारा टोटल पाथ क्या हो गया? तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया? क्या हो गया? ओ ए, ओ टू ए, ये लाइन सेगमेंट ओ ए प्लस ए बी प्लस बी टू सी प्लस बी सी। ओ ए कितना था हमारा? 2 मीटर। ए बी कितना था हमारा? 3 मीटर प्लस बी सी कितना था? 5 मीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 + 3 + 5, 2 + 3 5 + 5 10 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया? 10 मीटर। तो ये 10 मीटर क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो हमारा हमने स्टार्ट ओ से किया, O टू A, A टू B, B टू C, तो टोटल पाथ O टू A, A टू B और B से C, ये हमारा आ गया टोटल पाथ। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। इस केस में हमारा OA + AB + BC विच इज 10 मीटर। चलिए डिस्टेंस का पहला पॉइंट आपको बता दिया मैंने। पहला पॉइंट बता दिया कि द टोटल लेंथ ऑफ पाथ traveled by a body from initial position to final position will be called as distance. Now we will talk about second point of distance. Distance. Which type of quantity is distance? I have told you about which quantity is distance. I told you that it is a scalar quantity. It is a ये स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि हमें बस इसका मैग्नीट्यूड का जरूरत पता। हमने देखा ना, हमें कोई अभी डायरेक्शन नहीं बताना पड़ा कि कितना डायरेक्शन है, बस हमने बता दिया 2 मीटर + 3 मीटर + 5 मीटर, बस उसका मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ा तो हम लोग उसको कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है। ये तो हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इट डोंट नीड डायरेक्शन, इट डजंट हैव डायरेक्शन। इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, बस इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, व्हाटएवर। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। डिस्टेंस क्या होगा? पाथ डिपेंडेंट होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। दिस इज पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ डिपेंडेंट है। इट इज पाथ डिपेंडेंट। कैसे है भाई ये पाथ डिपेंडेंट? पाथ डिपेंडेंट का मतलब क्या है? हम लोग अगर अलग अलग पाथ से सेम पोजीशन पे पहुंचेंगे तो हमारा अलग अलग पाथ के लिए डिस्टेंस अलग अलग होगा। कैसे? अगर हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। मान के चलिए हमारा ये पॉइंट O था, O से स्टार्ट किया, ये कुछ इधर गया, A पॉइंट पे गया, फिर B पॉइंट पे गया, फिर C पॉइंट पे, ये हमारा फाइनल पोजीशन पे आ गया। एक पाथ तो पाथ नंबर 1 हो गया। ये O टू A, A टू B, B टू C। दूसरा पाथ इसने क्या फॉलो किया? O टू C फॉलो किया। क्या पाथ फॉलो किया? O टू C पाथ फॉलो किया। और तीसरा पाथ वही आदमी तीसरे बार यहां से यहां O टू C, ये कर्व पाथ में, ये मान के चलिए DO इस पाथ के थ्रू हमारा O इज इनिशियल पोजीशन एंड C इज फाइनल पोजीशन। O इज इनिशियल पोजीशन, C इज फाइनल पोजीशन। स्टार्ट हमारा हमेशा O से ही कर रहा है और पहुंच C पे। ही इज रीचिंग टू पॉइंट C, बट पाथ इज डिफरेंट। फर्स्ट वन इज O टू A, A टू B, B टू C, सेकेंड वन इज O टू C and second one is ODC. In all of these cases we can see that distance is different. Distance different कैसे होगा? इसमें देखिए पहला केस में पहला पाथ का डिस्टेंस कितना होगा? OA प्लस AB प्लस BC। इस पूरे पाथ का जो लेंथ होगा वही हमारा होगा डिस्टेंस। और सेकेंड में क्या हो जाएगा? O टू C। इसका डिस्टेंस ये और ये क्वांटिटी मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा क्योंकि हमारा पाथ अलग है। मान के चलिए 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये मान के चलिए 7 मीटर। इसको इधर से लगा 2 + 3 + 4, 2 मीटर + 3 मीटर + 4 मीटर। और इसमें जाने में उसको लगा बस 7 मीटर, लेकिन पहुंच रहा है वो C पॉइंट पे ही। और हम लोग बात करते हैं इससे भी जा सकता है ODC, ये कर्व पाथ के थ्रू भी जा रहा है वो।
तो इसमें भी हमारा मान के चलिए 8 मीटर हमें लगा। तो क्या हम देख रहे हैं, इट इज पाथ डिपेंडेंट। ये पाथ पे डिपेंड करेगा कि हम किस पाथ को फॉलो कर रहा है, या कोई बॉडी किस पाथ को फॉलो कर रहा है, उसका डिस्टेंस उस पे डिपेंड करेगा। अब 3 पॉइंट हमने बता दिया। अब हम लोग इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट से पहले हम लोग देखते हैं कि इसको डिनोट किससे करते हैं। हम लोग इसको जनरली एस से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। स्मॉल एस से हम लोग डिनोट करते हैं। हमारा हो गया 4th पॉइंट। और हम लोग एक और पॉइंट की बात कर देने। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ from initial position to final position. What is the second point? Second point is it is a scalar quantity I. It means that it has only magnitude. Then we will talk about third point. It is path dependent. It is dependent on path ट्रेवल। ये जिस भी पाथ पे जाएगा उससे डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस हमारा कितना होगा। 4th पॉइंट हमने क्या किया, इट इज डिनोटेड बाय एस। हम लोग इसको एस से, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इतना बड़ा तो हम इसको शॉर्ट में हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। और हम लोग 5th पॉइंट पे बात करते हैं। अब इतना चीज हमने जान लिया, और हमें यूनिट में तो जानना पड़ेगा कि उसका यूनिट क्या होता है। हमारा डिस्टेंस किस यूनिट में हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो आप सबको पता ही होगा 5th पॉइंट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एम। दिस इज एसआई यूनिट। सेकेंड वन इज सीजीएस यूनिट, सेंटीग्राम सेकेंड। तो इसका क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है हमारा सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट मीटर। तो डिस्टेंस के बारे में हमने सारा कुछ जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस हमने जान लिया कि पाथ ट्रेवल, सबसे पहला था टोटल लेंथ ऑफ पाथ। सेकंड पॉइंट वाज इज व्हाट इट इज स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट क्या था हमने बताया, इट इज पाथ डिपेंडेंट। 4th पॉइंट मैंने क्या बताया, एसआई यूनिट इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एस से। डिस्टेंस आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे एक नई क्वांटिटी। डिस्टेंस आप लोगों को पहले भी पता होगा कि डिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये शायद आप लोगों के लिए एक कोई नया टर्म है, डिस्प्लेसमेंट। तो लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब भाई ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले हम लोग वही फिगर बना लेते हैं। ओ ए बी सी, फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, थर्ड पाथ, ठीक है। ओ इज इनिशियल, एंड सी इज फाइनल। अलग अलग पाथ से जा रहा है लेकिन फाइनल पोजीशन ओ से स्टार्ट कर रहा है और सी पे पहुंच रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय body from initial position to final position। ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस की जगह हम लोग इसको पाथ भी लिख सकते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए हमें O टू C जाना है। कहाँ जाना है, O टू C जाना है। हम O इस पहला पार्ट O टू A, A टू B, B टू C भी जा सकते हैं, O टू C भी जा सकते हैं हम लोग, या फिर डायरेक्ट O टू C हम लोग डायरेक्ट भी जा सकते हैं। हम लोग किसी भी पाथ को
फॉलो कर सकते हैं, तो वो हमारा डिस्टेंस सबका अलग अलग हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या बोला, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ O टू C जाना तो हमें शॉर्टेस्ट कितना पाथ चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ कितना लगेगा हमें जाने में, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सबसे इन सब में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम O टू C। जो भी स्ट्रेट लाइन O टू C को ज्वाइन करेगा वही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। जैसे यहाँ गया O टू A गया, A टू B गया, B टू C गया, लेकिन अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ से जाना, एकदम सबसे शॉर्ट पाथ से जाना है, तो O टू C he will move in a straight line from O to C। वो स्ट्रेट लाइन में O to C जाएगा तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। हम लोग इसी O to C वाला जो क्वांटिटी है इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप लोग को पता चल गया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल by a body from initial position to final position। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम O टू C, वही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये तो पहला पॉइंट हमने कर लिया, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब दूसरी पॉइंट बात कर लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड करेगा कि हमारा किस पाथ से, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस पाथ के थ्रू जा रहा है, ये बात उस पर डिपेंड करेगा कि वो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन में कितना उसका लेंथ लगेगा। तो इसके ऊपर हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू कैसे इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे पहले इसमें ये O टू A गया, A टू B गया, B टू C गया, पहला पाथ। सेकंड पॉइंट डायरेक्ट O टू C गया, या तीसरा पॉइंट हमारा इस कर्व पाथ के थ्रू ODC के थ्रू ये गया। किसी भी अब हम लोग डिस्टेंस तो हम लोग देखते हैं कि पाथ में इतना इसका ये जो लेंथ होगा ये होगा, इस वाले में O टू C होगा, ODC होगा, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा हम लोग अगर O इनिशियल पोजीशन इज O एंड फाइनल पोजीशन इज C, और इन दोनों के हम बीच में स्ट्रेट लाइन से हम उसको अगर ज्वाइन कर दे तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो कोई भी पाथ इस पाथ से जा रहा है, फिर भी हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारा उसका डिस्प्लेसमेंट का लेंथ सेम रहेगा। हमारा O टू C जा रहा है, कहाँ जा रहा है, O टू C जा रहा है, अगर O टू C भी जाएगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट O टू C यही वाला जो स्ट्रेट लाइन हम जोड़ देंगे तो वही होगा। हाँ, तो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है देखते हैं। डिस्टेंस हमारा क्या था, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, उसमें बस मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स दैट इज इट हैज बोथ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड as well as इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। वो हम आगे देखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, वो हम आगे अभी देखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले इसका 3 पॉइंट जान लिया। अब हम इसके बारे में फोर्थ पॉइंट जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग, इसका फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था इट द शॉर्टेस्ट पाथ, सेकंड पॉइंट था इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, थर्ड पॉइंट था इट इज वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग फोर्थ पॉइंट जानते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, it is denoted by डिस्टेंस को हम लोग किससे करते थे, S से, और इसको हम लोग करते हैं S पे एरो डाल देंगे। ये S है, S पे हम लोग किसी भी अगर वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग को डिनोट करना है होता है तो उसके ऊपर हम लोग ये एरो लगा देते हैं, तो हम बताता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, S के ऊपर हमें अगर एरो लगा देते हैं तो हमें वो बता देगा कि वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। चलिए आप लोगों को समझ आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। सब बहुत आसान तरीका से मैं समझा रहा हूँ। नोट्स की आपको
पूरी अच्छे तरीका से पूरा जितना मैं पढ़ाया हूं इसका सारा नोट्स आपको www.edujiva आपको www.edujiva.com पे आप लोगों को नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, बाकी सारी रिसोर्स आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों को आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे किया, फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका भी एसआई यूनिट की बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो भी मीटर होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड का एसआई यूनिट, डायरेक्शन का तो अलग होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड का जो एसआई यूनिट होगा वो मीटर हो गया। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ताकि बेसिक लेवल टू, एकदम बेसिक लेवल टू मैं एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, ताकि आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपके लेवल 10th क्लास के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि एनटीएससी हो गया या फिर और जो भी ओलंपियाड हो गया, जो भी है वो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग बेसिक, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे हम लोग जाएंगे धीरे धीरे। तो डिस्प्लेसमेंट हमने पता कर लिया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने सारा कुछ जान लिया, डिस्टेंस भी जान लिया और डिस्प्लेसमेंट भी जान लिया। अब एक बात आप लोग बता सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम कब होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम कब होगा। फिर हम वही उसी को पाथ को देखते हैं। ए बी सी डी ई, ये फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ और ये थर्ड पाथ, तीनों अलग अलग पाथ से जा रहा है। हमारा पहला पाथ में देखिए, अगर ए बी सी डी पाथ को देखें हम लोग, पाथ ए बी सी डी, तो सबसे पहले पाथ ए बी सी डी की बात करते हैं। तो इसमें हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो हमारा सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट वो कहां से कहां है, इसका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम, ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन था। तो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो होगा, उसका जो लेंथ होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो क्या हो, इट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, इट इज लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो हमारा मैग्नीट्यूड, अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट और लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल, इसको जोड़ने वाला जो ये लाइन ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, इसका जो भी लेंथ होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तुम्हारा इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, अगर यहाँ हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, ए टू डी, एडी वेक्टर हो जाएगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडी वेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए टू डी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ए टू डी, अब इसका मैग्नीट्यूड करना है तो इसके पीछे हम लोग ये दो स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब होता है मॉड, इससे हमें पता चल जाता है कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, मॉड एडी और वो जो भी होगा 5 मीटर हो 7 मीटर हो व्हाटएवर जो भी हो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एडी वेक्टर तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, और साथ में अगर हम इसके साथ ये मॉड लगा दे, इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड अगर हम लगा दे तो बता देगा कि ये इसका मैग्नीट्यूड है।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन हमारा कहां से कहां है, ए टू डी डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है और डी फाइनल पोजीशन है। तो हमारा जो डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का, इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू डी। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ए डी हो जाएगा, उसके ऊपर हम लोग एरो लगा देंगे। ए हो जाएगा इनिशियल और डी हो जाएगा फाइनल, उसके ऊपर एरो लगा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका डायरेक्शन है। अब हम लोग सेकेंड पाथ की बात करते हैं। अब हम लोग पाथ एडी की बात करते हैं, पाथ एडी की बात करते हैं। अब वो डायरेक्ट ए टू डी पाथ जा रहा है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एडी ही हो जाएगा। इसका जो लेंथ होगा, क्योंकि ए टू डी जा रहा है, एडी ही हो जाएगा। ठीक है, इसका फिर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एडी हो जाएगा। एडी वेक्टर के ऊपर हम लोग अगर मॉड लगा देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एडी वेक्टर का मॉड्यूलस हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एडी होगा, शॉर्टेस्ट पाथ हमारा ए टू डी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस वही है। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर, ए टू डी लेंगे, उसके ऊपर हम लोग अगर एरो लगा देते हैं तो हमें बता देगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग को इससे क्या पता चला, यहां आप देख रहे हो जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है ए डी और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम कब होगा, कब सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा अपना बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। आप लोग समझ आ रहा है ना। तो दोस्तों आज हमने बात कर लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों निकालने के लिए।